Hello students, good morning. Hope you all are fit and fine students. Today we are going to start a very new chapter in Moment book, Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman, who was a very famous story writer and cartoonist and belonged to Karnataka. Ishwaran the Storyteller is an interesting story written by him. Let's read the story. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. So this story of Ishwaran is being told to a man Ganesh. ये स्टोरी गणेश को जा रही है बाय ए यंग मैन महेंद्र। इसमें ये स्टोरी महेंद्र गणेश को सुना रहा है। और महेंद्र कौन है? ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइज़र इन ए फर्म मीन्स कंपनी। महेंद्र जो है एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र के रूप में काम करता है। वो कंपनी सुपरवाइज़र्स को हायर करती है ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जहाँ पर कि फैक्ट्रीज़ बन रही होती हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं और डैम्स बन रहे होते हैं। वहाँ का सुपरविज़न करने के लिए वो कंपनी सुपरवाइज़र्स को हायर करती है। इसी तरह से उन्होंने महेंद्र को हायर किया है और वहाँ पे महेंद्र एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा है। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work sites. यहाँ पर हमें राइटर फिर दोबारा से बताते हैं कि महेंद्र का वर्क क्या था। कंस्ट्रक्शन साइट पर महेंद्र का वर्क क्या था। जैसे कि हमें पहले बताया गया कि महेंद्र का वर्क क्या है, सुपरविज़न करना। अब वो दोबारा से हमें बताते हैं कि महेंद्र का काम कंस्ट्रक्शन साइट पर उन एक्टिविटी का सुपरविज़न करना होता था जो कि वहाँ पर चल रही होती थी, उन पर निगाह रखनी होती थी। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his हेड ऑफिस। उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूविंग करते रहना होता था। जैसे भी उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था उसके अकॉर्डिंग उसको मूविंग करते रहना होता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोल माइनिंग एरिया से उसको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होता था। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। वहाँ से उसको कुछ महीने रहने के बाद केमिकल प्लांट जहाँ पर जाना होता था, जहाँ पर कि कोई काम चल रहा होता था कंस्ट्रक्शन का। मीन्स उसको अपने हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलने के बाद कहीं पर भी जहाँ पर के लिए भी उसको ऑर्डर मिलता था उसको मूविंग करते रहना होता था। कभी कोल माइनिंग एरियाज़ में, कभी केमिकल प्लांट्स में, कभी रेलवे ब्रिज पर, तो उसको जाना होता था काम करने के लिए। ही वॉज अ बैचलर। Bachelor means a person who is unmarried. So Mahendra was an unmarried person. वो एक unmarried person था। His needs were simple. इसीलिए उसकी जो आवश्यकताएं थी, उसकी जो नीड्स थी बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल जीता था वो। And he was able to adjust himself to all kinds of odd condition. और वो अपने आप को ओड कंडीशंस मीन्स विषम परिस्थितियाँ, किसी भी तरह की कोई भी विषम परिस्थिति हो वो अपने आप को उसमें ढाल लिया करता था। और वो विषम परिस्थितियाँ ओड कंडीशन किस तरह की, जैसे कि वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड मीन्स नॉट वेल डेकोरेटेड सर्किट हाउस और मेक शिफ्ट कन्वास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वारी। सो चाहे वो घटिया सर्किट घर हो और चाहे वो पत्थरों की खान के बीच में कोई काम चलाओ टेंट बना हुआ हो, वो किसी भी तरह की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लिया करता था, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं किया करता था। क्वारी मीन्स माइन, कोयले की खदान जहाँ से कोयला निकाला जाता है उसको क्वारी कहते हैं। मेक शिफ्ट होता है हाथ से बना हुआ। हाथ से बना हुआ जो टेंट था उसके साथ भी वो एडजस्ट कर लेता था हर तरह की कंडीशन में। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन सबसे बड़ी जो उसके पास सबसे बड़ी जो चीज़ थी, सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो था उसका कुक जिसका नाम था ईश्वरन। सबसे बढ़िया चीज़ उसके पास उसका कुक था ईश्वरन।
The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplaining wherever he posted. जो कुक था ईश्वरन, वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा अटैच था, इसीलिए जहाँ कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो उसके साथ जाया करता था और विदाउट एनी कंप्लेनिंग वो वहाँ पर उसके साथ रहता था। उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी उसके साथ रहते हुए नहीं होती थी, चाहे महेंद्र कैसी भी कंडीशन में हो वो उसके साथ वहीं पर रहता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. ईश्वरन जो था वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात के समय में जब उसके पास टाइम होता था सारे काम निपटा देता था। वो महेंद्र को कहानियाँ सुनाया करता था, उसके साथ बातें किया करता था। ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज एंड anecdotes. Anecdotes means a short, amusing or interesting story about a real incident or person. जब वो फ्री होता था तो वो उसके साथ बातें किया करता था और वो उसको स्टोरी सुनाया करता था और उसके अंदर एक कला थी स्टोरी बनाने की, वो एंडलेस स्टोरीज बनाया करता था और उसके जो स्टोरीज के सब्जेक्ट थे वो अलग अलग होते थे। कभी किसी पे स्टोरी सुना रहा है, कभी किसी पे स्टोरी बना रहा है, वो इस तरह से स्टोरी बनाता था और उसको महेंद्र को एंटरटेन किया करता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. ईश्वरन जो था उसके पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। अमेजिंग मीन्स अद्भुत, जिसके द्वारा वो सब्जी व पकाने की अन्य थिंग्स जो भी थी वो पता नहीं कहाँ से उत्पन्न कर देता था। इंग्रेडिएंट्स मीन्स फूड मटेरियल्स, खाद्य पदार्थ। डेसोलेट मीन्स एकांत, जहाँ पर कि कोई ना हो, जहाँ मीलों कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, वहाँ पर ईश्वरन अचानक से सारी चीज़ें उपलब्ध करा देता था। विदाउट एनी डिफ़िकल्टी वो खाने का सारे अरेंजमेंट कर लेता था, खाना बनाने के सारे अरेंजमेंट कर लेता था। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी वो घर में ले आया करता था खरीद कर। लेकिन ये कैसे करता था, ये एक सरप्राइज़ था और उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी थी, वो कहीं से भी इस चीज़ को खोज लेता था कि कहाँ पे हमें खाने की सामग्री मिलेगी, कहाँ पर क्या मिलेगा। यहाँ तक कि ऐसे एरिया में भी वो खाने की सामग्री को, इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लेता था जहाँ की मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, एकांत क्षेत्र होते थे। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Conjure up means create magically, जादू से पैदा करना। जिंक शीट शेल्टर मीन्स टेम्परेरी हाउस, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है। वह जिंक शीट के नए घर में जहाँ पर भी वो कब शिफ्ट होते थे, कार्य जो भी जहाँ पर भी उन लोगों की शिफ्टिंग होती थी, जहाँ पर भी उनका ट्रांसफ़र होता था, वो 1 घंटे के अंदर अंदर ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन एक अमेजिंग ढंग से, अमेजिंग तरीके से तैयार कर देता था और ये पता भी नहीं चलता था कि वो सब्ज़ी कहाँ से ले आया, कैसे उसने सारे अरेंजमेंट कर लिए। Mahend would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महंद मॉर्निंग में सुबह नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता था और अपने लिए कुछ तैयार फूड भी ले जाता था जो कि ईश्वरन ने उसके लंच के लिए तैयार किया हुआ था। Meanwhile, Ishwaran would be tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. इसी बीच ईश्वरन छप्पर को सुधारता था, मीन्स जो शेड डला हुआ था उसको सही करता था, कपड़ों को धोता था, उसकी जो क्लोथ्स थे ईश्वरन के जो वो कपड़े उतार कर जाया करता था उसको धो देता था, फिर पानी की कई सारी बाल्टियाँ में मज़े से नहाता था, लेजरली नहाया करता था। एंड उसी दौरान उसी समय में वो प्रार्थना भी करता था, नहाते नहाते वो अपने मुँह से कुछ प्रेयर किया करता था। मटरिंग मीन्स स्पीकिंग इन ए लो वॉइस। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। अब जब ईश्वरन नहा लेता है तो उसका लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल।
अब वो लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए पढ़ता है। बिफोर डोजिंग ऑफ, कब? डोजिंग ऑफ मीन्स फॉलिंग अस्लीप, सोने से पहले वो कुछ पढ़ता है। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलिंग रनिंग 200 ऑफ पेजेस। जो बुक वो पढ़ता है वो तमिल भाषा की 100 पेजों की रोमांचक पुस्तक है जिसको वो पढ़ता है। उसमें इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। होल्ड इन थ्रिल मीन्स टू एनक्लोज, दास बनाना। उसमें दिए गए जो भी वर्णन होते थे, जो भी इमेजिनरी वर्णन दिए गए होते थे, डिस्क्रिप्शन दिया गया होता था, उनको पढ़ने के बाद वो ईश्वरन के मन पर छा जाते थे, उनका वो दास बन जाता था। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके जो अपने डिस्क्रिप्शन होते थे, अपने जो वर्णन होते थे, वो भी तमिल ऑथर से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। जब भी वो कोई भी डिस्क्रिप्शन देता था उसमें तमिल ऑथर से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसको सुनाया करता था, जैसे कि तमिल की स्टोरीज़ में वो पढ़ा करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, जब कभी वो कोई छोटी सी इंसिडेंट के बारे में बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वो ये प्रयास करता था कि उसको वो सस्पेंस में रखे, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और एक आश्चर्यचकित कर देने वाली एंडिंग रखा करता था उसमें। जब वो कोई भी इंसिडेंट बताता था, जो उसके जीवन में कोई भी घटना घटी हो, तो उसको बताते हुए उसमें वो एक सस्पेंस क्रिएट करता था, और लोगों को अंत में जब होता था तो उस अंत करते समय वो उसमें एक सरप्राइज पैदा कर देता था। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, जब उसे ये कहना होता था कि उसने सड़क पर जड़ से उखड़ा पेड़ देखा है, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in the dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. तो वो भौएं चढ़ाकर तथा हाथों को नाटकीय ढंग से हिला हिलाकर कहता था, सड़क रेगिस्तानी और मैं बिल्कुल अकेला। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अब ईश्वरन कहता है कि अचानक से मुझे सड़क पर कोई जानवर बैठा हुआ नज़र आया, कि कोई बहुत बड़ा सा जानवर बैठा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मेरा आधा इरादा ऐसा हुआ कि मैं वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर आई सा, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं उसके पास गया तो मैंने क्या देखा, दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, ये तो एक पेड़ गिरा हुआ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट्स, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं। एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, और जो ये इस तरह से वो स्टोरी सुनाता है यही इंटरेस्टिंग बन जाती है और यही कैप्टिवेटिंग बन जाती है, जो कि एकदम से अपनी ओर खींच लेती है। और यही एक आर्ट होता है स्टोरी टेलिंग का, कि हम किसी के माइंड को किस तरह से एकदम से कैप्टिवेट कर लें। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. Uncritically means without judging them. ईश्वरन इतने अच्छे से, इतने स्टाइल में अपनी कहानी सुनाता था, और उसकी कहानी इतनी कैप्टिवेटिंग होती थी कि जो महेंद्र उनको सुनता था तो वो क्या हो जाता था, वो उनको रियल मान लेता था, विदाउट जजिंग वो उन पर विश्वास कर लेता था और उनको बहुत ही ध्यान से सुना करता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगेन। अब ईश्वरन बताना शुरू करता है कि जिस स्थान से, जिस प्लेस से मैं आया हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर ऑल्सो वुड, दिस इज़ यूज फॉर कमर्शियल पर्पस आफ्टर फिनिशिंग। इसकी फिनिशिंग के बाद हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए या अदर पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आगे कहता है ईश्वरन, देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। जहाँ पर वो रहता है वो कैसा एरिया है? वो रिचली वुडेड फॉरेस्ट एरिया है, चारों तरफ वुडन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट, और वहाँ पर जो
लॉग्स होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, उनको होल्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? एलिफेंट्स के द्वारा। लोरी पर जो गाड़ी होती है जहाँ उसके अंदर लोड किया जाता है, उसमें वो एलिफेंट के द्वारा उसमें उनको लोडिंग की जाती है उन लॉग्स की। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। जो एलिफेंट के बारे में अब आगे बताता है, ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. mahout means महावत, जो कि एलिफेंट को रखते हैं, एलिफेंट की देखभाल करते हैं वो। जब अब आगे ईश्वरन बताता है कि जब एलिफेंट्स जो होते हैं ये वाइल्ड हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो महावत भी इनको कंट्रोल कर नहीं पाता है, कंट्रोल करने में एबल नहीं रहता है। इतनी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग मीन्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन बिफोर ए स्पीच। स्पीच से पहले जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोई बताते हैं, इंट्रोडक्शन सेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। जैसे कि ईश्वरन ने अपने बारे में स्टार्टिंग में बताया कि वो किस गांव से बिलोंग करता है, उसका विलेज कैसा है, वहाँ पर कैसे लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के जंगल होते हैं, वहाँ पर जो लकड़ियाँ होती हैं वो लोरीज़ में एलिफेंट के द्वारा चढ़ाई जाती हैं। और एलिफेंट जब एग्रेसिव हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस महावत जो होता है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इस तरह से वो अपने प्रोलॉग देता है, अपना एक इंट्रोडक्टरी सेशन देता है अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले। और इस इंट्रोडक्शन के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। वो एलिफेंट के बारे में एक डिटेल्ड स्टोरी सुनाता है। हम भी इस कहानी को सुनते हैं। One day Tusker escaped from the timber yard and began to roam about, tamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. Tusker means elephant. Now here Ishwaran had started his story. वो बताता है कि एक बार क्या होता है कि ये जो टिम्बर्ड यार्ड होता है यहाँ से एक हाथी भाग जाता है और वो पूरे गांव में, पूरे शहर में इधर उधर भाग रहा था, घूम रहा था। वह हाथी झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ और टहनियों को अपनी मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। रोम मीन्स घूमना, बशेस मीन्स झाड़ियाँ। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड्स। फिर वो अपनी कहानी को बीच में रोकते हुए महेंद्र से पूछता है, क्या आप जानते हो सर कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है, किस तरह से बिहेव करता है? Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation. Emulation means effort to match or surpass a person or achievement, typically by imitation. मीन्स जब आप किसी की कॉपी करते हैं और आप इतनी अच्छी कॉपी करते हैं या इतनी अच्छी कॉपी करने का प्रयास करते हैं कि जिसकी आप कॉपी कर रहे हैं उससे भी अच्छा करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एमुलेशन। ऑन द मैड एलिफेंट, द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ ओवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू। अब ईश्वरन क्या करता है? पागल हाथी की कॉपी करता है। जिस तरह से पागल हाथी कर रहा होगा उस टाइम पे वो उसी की नकल करने के लिए अपने पैरों को इधर उधर पटकता है। ईश्वरन अपनी ही कहानी से इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पागल हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लग जाता था। अब ईश्वरन बताता है कि हाथी हमारे नगर के बाहर आ गया था, दीवारों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ रहा था। आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहर की ओर। वो ऐसा ही करता रहा। इस काम को मतलब कि दीवारों को तोड़ना और नुकसान करना उसने जारी रखा। Came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter-skelter in panic.
अब हाथी क्या करता है, वो इतना नुकसान करता हुआ मेन रोड पर आ जाता है और वहाँ पर फल की दुकानों, मिट्टी के बर्तन वाली दुकानों तथा कपड़ों की दुकानों सभी का तहस नहस कर देता है, सभी को खराब कर देता है। पैनिक मीन्स सडन अनकंट्रोलेबल फियर ऑफन कॉजिंग वाइडली अनथिंकिंग बिहेवियर। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगते हैं तो उसको कहते हैं हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। तो लोग जो थे वो डर कर इधर उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब हाथी क्या करता है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में दीवार को तोड़ते हुए स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पर कि बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classroom and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum cap for water and uprooting the shrubs. सभी बच्चे दौड़कर अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और तेज से अपने टाइट से अपने गेट बंद कर लेते हैं, डोर्स बंद कर लेते हैं क्लासरूम के। ग्रंटेड मीन्स दहाड़ता हुआ, चिंगारता हुआ। जो हाथी था वो चिंगारता हुआ दौड़ रहा था, इधर उधर घूम रहा था। उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट को खींचते हुए वॉलीबॉल का नेट उखाड़ दिया और पानी का ड्रम ठोकर मारकर चपटा बना दिया तथा सभी झाड़ियाँ उखाड़ डाली जो कि वहाँ पर थी। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ।